नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वंदे मातरम पर बवाल, राष्ट्रवाद पर सवाल। तो जैसा आप जानते हैं कि इंदौर में वंदे मातरम का विषय उठा और दो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आने वाली पार्षदों ने बजट को लेकर जो बैठक थी नगर निगम की, उसका बहिष्कार किया और उनमें से एक तो काफ़ी नाराज़ भी हुई। और जब ये कहा गया कि कांग्रेस के जो स्थानीय इंदौर इकाई के अध्यक्ष हैं चिंटू चौकसे, उन्होंने भी कहा है कि वंदे मातरम तो सर्वोपरि है और उसका गायन करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने कह दिया कि भाड़ में गई ऐसी पार्टी, हम ओवैसी के पास चले जाएंगे, उनकी पार्टी में चले जाएंगे। दरअसल धर्म एक ऐसा ही विषय बन जाता है जिसके बाद व्यक्ति अपने को सबसे बड़ा धार्मिक दिखाने का प्रयास करने लगता है और इसी में गलती कर जाता है। धार्येति धर्म यानी मनुष्यता का धारण करना ही धर्म कहलाता है। धर्म का मतलब तिलक चंदन, पूजा पाठ की विभिन्न अलग अलग धर्मों के अनुसार की पद्धतियाँ, कम से कम सनातन तो ये कहता है कि मनुष्यता को जो धारण करता है वही धार्मिक है, वही धर्म है। कई बातें उठी हैं। अब वंदे मातरम का विषय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, आज इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ चलते हैं। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र से शुरू हुआ विवाद अब बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अली और रुबीना इकबाल खान के वंदे मातरम गाने से इनकार करने के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने शुक्रवार को इंदौर के सभी 85 वार्डों में विरोध प्रदर्शन किया। जगह जगह पुतला दहन और चौराहों पर सामूहिक वंदे मातरम गाकर विरोध जताया गया। नवलखा चौराहे पर MIC मेंबर मनीष शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ, तो बड़ा गणपति चौराहे पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी इसमें शामिल हुए। बीजेपी का आरोप है कि ये राष्ट्रगीत का अपमान है। बीजेपी लगातार दोषी पार्षदों पर FIR की मांग कर रही है। कुत्सित मानसिकता के लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, उसको अपने मत, धर्म, संप्रदाय से छोटा मान रहे हैं, उसको गाना अपना अपमान मान रहे हैं और उस गीत का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्षद और आम नागरिकों ने मिलकर वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम गाकर संदेश देने का प्रयास किया। विवाद की जड़ में वो बयान है जिसमें पार्षद फौजिया शेख ने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि संविधान किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं करता। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। हाँ, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रही है। अब इस विवाद में कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मामला संज्ञान में है और जल्द फैसला लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत, सभी का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर किसी को न आपत्ति है, न रहेगी, न थी। कांग्रेस पार्टी का अलग से वक्तव्य, इसकी आवश्यकता ही नहीं है, देश के संविधान का वक्तव्य है। जहाँ तक कांग्रेस के लिए किसी पार्षद ने कोई बात कही है, पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी उस पर जब निर्णय लेगी, जब आपको बताएगी। नगर निगम की बैठक से शुरू हुआ ये विवाद अब सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमला बोल रही है, वहीं कांग्रेस संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कह रही है। कुल मिलाकर मामला अब सिर्फ एक गीत तक सीमित नहीं रहा, वो राष्ट्रवाद बनाम अधिकार की बहस में बदल गया है। वंदे मातरम विवाद में एक तरफ राष्ट्रवाद की राजनीति है तो दूसरी तरफ संविधान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दलील। अब सवाल यही है कि क्या इस विवाद का हल निकल पाएगा। अगर आप तरीके से देखें तो विवाद किसी बात को लेकर है ही नहीं। कई बार हमारा तंग नज़रिया, अब कितनी अच्छी बातें हर मज़हब में कही गई हैं, लेकिन उस पर हमारा ख्याल नहीं रहता और हम किसी एक मसले पर अटक जाते हैं। हमारे सवाल देखिए, क्या वंदे मातरम अब राष्ट्रवाद बनाम
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बहस बन गया है? क्या इंदौर वंदे मातरम विवाद से कांग्रेस को सियासी नुकसान हो सकता है? क्या ऐसे विवाद राजनीति के साथ सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करते हैं? ये हमारे सवाल हैं। मिलिए उन मेहमानों से। हमारे साथ हैं सीनियर बीजेपी लीडर पूर्व विधायक कल सिंह भाबर, उनका मैं स्वागत करता हूं। साथ ही सौरभ नाटी शर्मा हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका मैं स्वागत करता हूं। विजय अग्रवाल जी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, जीवन प्रबंधन गुरु, बहुत फलक उनका व्यापक है, उनका बहुत स्वागत है। नसीमुद्दीन खान हैं, राज्य महासचिव हैं मुस्लिम विकास परिषद के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले विजय जी, आप ही से शुरू करता हूं मैं। किस तरह देखते हैं आप इन मसले को? अभी मार्च में ही हाईकोर्ट की रूलिंग भी वंदे मातरम को लेकर आई है। ऐसे में ये विवाद कहाँ ठहरते हैं? और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे स्कूल में बच्चों के बीच, माफ़ कीजिएगा मैं इससे इसकी तुलना कर रहा हूँ, कि जैसे एक दूसरे को चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि तेरे बाल कैसे, तेरे बाल कैसे, तेरा ऐसा, तेरा वैसा, वहाँ से बात शुरू होकर कहाँ से कहाँ चली जाती है। क्या कहेंगे आप जी? शरद जी, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो राष्ट्रवाद शब्द है, पता नहीं क्यों उसे अब बहुत ही एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा है। लेकिन सीधी सी बात है कि किसी भी राष्ट्र की जो परिकल्पना की जाती है या राष्ट्र का जो निर्माण होता है, उसके अपने तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं कि उसके पास अपना एक निश्चित भूभाग होगा, उसकी अपनी एक निश्चित पॉपुलेशन होगी, उसका अपना एक संविधान होगा। इसके आधार पर राष्ट्रों का निर्माण होता है। और फिर जब राष्ट्रों के निर्माण की हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि फिर राष्ट्र के विकास, राष्ट्र की सभ्यता और राष्ट्र की संस्कृति, इन सब की भी बातें होंगी। तो जब आप एक राष्ट्र की परिकल्पना में इन सभी बातों को लेकर के चल रहे हैं, तो जैसे वंदे मातरम एक संस्कृति का हिस्सा है। सच पूछिए तो वो राष्ट्र से जुड़ने की एक भावना है और बहुत गहरे रूप से जुड़ने की भावना है। और जब हम राष्ट्र से जुड़ने की भावना की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि हमें राष्ट्र के लिए कुछ करना है, उसके विकास में अपना योगदान देना है, अपने राष्ट्र से प्रेम करना है, यही सब बातें तो उसमें आती हैं। तो ये जो राष्ट्रवाद शब्द है, अब कुछ जिस तरीके से इसका उपयोग किया जाने लगा, या यूं कह लीजिए दुरुपयोग किया जाने लगा है, उसकी वजह से अब इस तरह के विवाद खड़े हुए हैं। देखिए, 1850 के आसपास यूरोपीय इतिहास में ये शब्द बहुत लोकप्रिय हुआ था, लेकिन वो शब्द राष्ट्रवाद नहीं था, वो बेसिकली उग्र राष्ट्रवाद था। तो राष्ट्रवाद तो है ही, उग्र राष्ट्रवाद वहां है जहां सिर्फ हम हैं, हमारे राष्ट्र के सिवाय और कोई दूसरा राष्ट्र एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम उसे स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन जहां तक एक राष्ट्र की बात है, अगर किसी भी राष्ट्र से वहां की आप सभ्यता, संस्कृति, वहां की जड़ों को किनारे कर दे, तो फिर राष्ट्र की अपनी पहचान रह किस रूप में जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें विशुद्ध राष्ट्रीय हित के नजरिए से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा विजय जी। और एक दिग्गज राजनेता का इंटरव्यू आज़ादी के 3-4 वर्षों बाद एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने लिया था और उसने सवाल किया, जिसमें उस मुल्क के पत्रकारों की संख्या सबसे ज़्यादा थी जिन्होंने हम पर 200 साल शासन किया, ब्रिटिश हुकूमत। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी के 3-4 वर्षों बाद भी देख रहे हैं कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिश लोगों के खिलाफ नफरत नहीं है। उन राजनेता ने कहा शायद ये हमारे डीएनए में नहीं है नफरत करना, हमें माफ़ करना आता है या माफ़ करना सिखाया गया है, हम नफरत नहीं करते हैं। ये एक बड़ी बात थी और शायद ये सबको समझना होगा, ये किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग, एक समुदाय की बात नहीं है। सौरभ नाटी शर्मा साहब, अब जो रिएक्शन है वो तो आपने भी देखा, भाड़ में जाए कांग्रेस, उस ओवैसी साहब की पार्टी में चले जाएंगे। कांग्रेस की थोड़ी चुनौती भी यही है कि उसके पास जो लोग हैं वो कांग्रेस से कितना प्रेम करते हैं। हालांकि आप खुले आंदोलन की पार्टी हैं तो कई बार ऐसे जुमले आ जाते हैं, लेकिन बड़े चुपते हैं सौरभ जी। जी
देखिए, ये जिस बयान के बारे में आप बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ इसका जवाब बेहतर तौर पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष दे सकते हैं, और उन्होंने दिया भी है। मैंने आपको बिल्कुल दिया सुना हुआ है जी। जहाँ तक जो विवाद की बात है, हर देश की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, संविधान वो सर्वोपरि होता है, इसमें कोई शक शोभा की बात नहीं है। आपने डिबेट के शुरू में भी बोला कि हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसमें आदेश दिया है, हमारा राष्ट्रगान हो, हमारा राष्ट्रगीत हो, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हो, इनका सम्मान होना चाहिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और जितना हम लोग इसका सम्मान करते हैं, ये हमने गुलामी के दौर में भी इस भारतवर्ष के लोगों ने देखा है और आज़ादी के बाद भी देखा है। जहां तक इस विवाद की बात है, जो सम्मान की बात कही जा रही है, जिसपे उन 2 पार्षदों पे FIR दर्ज करने की बात करी, मैं उनका भी बयान सुन रहा था रूबिका जी ने। उन्होंने बोला जब भी सदन प्रारंभ होती है, राष्ट्रगीत होता है, मैं खड़ी होती हूँ राष्ट्रगीत के सम्मान में, और अब मेरा धर्म उसको बोलता है कि मेरे को वो शब्द नहीं बोलना है। ये उनके धर्म का विषय होता है, ये हमारे संविधान के, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उससे भी जुड़ता है। सम्मान ना होने की बात तब होती है जब अगर वो राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़ी ना होती और राष्ट्रगीत के बारे में, उसके खिलाफ में कुछ बोलती। हमारे तमाम मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं, साथी हैं, जो अनेकों मंच पर जब ये राष्ट्रगीत होता है उसमें वो खड़े होते हैं और उसका सम्मान करते हैं। मैं समझता हूँ बहस इस चीज की नहीं होनी चाहिए। जिस छोटी सदन, जो सबसे नजदीकी सदन होती है आम जनता की रोजमर्रा की चीजों से जुड़ी, और वो भी ये सदन इंदौर की, जहां पर इतनी बड़ी एक आपदा, एक इतनी बड़ी त्रासदी होके रखी है, वहां पर सदन का समय आप इस बहस पे खर्च कर रहे हैं। आप राष्ट्रवाद पे बहस चला रहे हो, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अरे जब आपके पुरखे थे तब कितना आपने लेकिन सौरभ जी ये जिम्मेदारी शरद जी एक मिनट, मेरा ये कहना है, ये बहसों का दौर राष्ट्रवाद पर, धर्म पर, भगवा हरे पर, बकरा गाय पर, ये बहसें 2014 के बाद एकाएक क्यों बढ़ी? वो इसलिए बढ़ी क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वे फेल साबित हो रही है। उनका फेलियर छुपाने के लिए चीजों को भटकाया जाता है। सौरभ जी, देखिए, आजादी, हम 2 मुल्क हुए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास टकराव के या सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं 2014 के बाद शुरू हुई हैं। 1992 में मैं खुद युवा रहते हुए मैंने भोपाल में जी, और तमाम चीज़ें। और दूसरी बात कि इसके बरक्स ही ऐसे शेर भी हमारे सामने आते रहे कि तुम थक जाते हो, तुम थकते नहीं बस्तियां जलाने में, और हम थक जाते हैं एक घर बनाने में। तो ये देखिए हमारी परंपरा, और आज भी, अभी 1 दिन बाद ही 2 दिन बाद हम एक इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं पंडित मुस्तफ़ा आरिफ का। ये मुस्लिम फेलो गीता सार पर इन्होंने किताब लिखी है। दोनों चीजें हैं, मैं आऊंगा, लौटूंगा। भाबर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को और क्या है आपकी राय, आपकी टिप्पणी? अख्तर जी, इस देश की सबसे सुप्रसिद्ध, आता हूं सर, जल्दी आता हूं आपकी तरफ। जी भाबर साहब। जी 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 देखिए, आप सबको नमस्कार, प्रणाम जी। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से जी बहन जी के बोलते रहिए, सब सुन रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि धर्म के विरुद्ध मत जाइए जी, मगर हम जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में मादरे वतन जी, जो भारत माता की वंदना करने की बात है, क्या हम राष्ट्रवाद से अलग है क्या? धर्म अगर राष्ट्र है तो धर्म है, राष्ट्र है तो हम हैं। जिस प्रकार से शर्मा जी कह रहे हैं कि यहां पर अभी मुसीबत का समय है और ये बात भटकाने की बात कर रहे हैं, तो यहां कांग्रेस के समय में हम कितने मुसीबतों में थे। आज जो विकास हो रहा है, ये बोल रहा हूं, सदन जो है वो लोगों के ऑडियो मसलों से जुड़ी स्थान होता है। बात सुनिए, आपने कहा है ऑडियो पे ध्यान दीजिए जरा, ऑडियो पे ध्यान कर रहे हैं। हम भटकाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, हम इस देश के लिए बात कर रहे हैं, भारत माता की बात कर रहे हैं। जो वंदे मातरम पूरे राष्ट्र को सम्मान करना चाहिए, वहां एक बहन जी उसका अपमान कर रही है और हम उसका सम्मान नहीं करते हुए अपमान की बात कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद हम सबके लिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद, फिर बाबर साहब, हम आपको थोड़ा सा समय लगेगा, हमारा आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। हम टीम फिर आपसे कांटेक्ट कर रही है, जिसकी तरफ मैं संकेत कर रहा था। थोड़ी देर में हम आपको फिर जोड़ते हैं, कुछ ही सेकंड्स के बाद।
और मैं रुख करता हूं नसीमुद्दीन खान साहब की तरफ। खान साहब, बहुत मिलने जुलने की तस्वीरें हैं। आखिर जो मुस्लिम समुदाय के उलेमा हैं, मैं पढ़ रहा था जब इसके बारे में, तो उसमें कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ये कहते हैं कि इसकी 2-3 लाइनें पढ़ी जा सकती हैं जो मादरे वतन हिंदुस्तान की शान में कसीदे पढ़ती हैं। उसके बाद जब देवियों का जिक्र आता है, देवी दुर्गा, सरस्वती, वहाँ पर ठीक है कि एकेश्वरवाद की बात इस्लाम करता है, तो वो हिस्से जो हैं जो दुर्गा जी की आराधना करते हैं या माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, हम वो ना करें। और ऐसा भी हिस्ट्री में रेफरेंस मिलता है कि कांग्रेस के आज़ादी के पहले और बाद के अधिवेशन में मुस्लिम समुदाय के जो नेता या कार्यकर्ता होते थे वो ये 2 सेंटेंस पढ़ते थे, वंदे मातरम। तो आखिर ये क्लैरिटी तो आनी चाहिए ना सर, इसको लेकर अगर ऐसा है तो ये आना चाहिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से साफ तौर पर। जी खान साहब। शरद जी, आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही है और आपने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रगीत की चंद पंक्तियों से, 2-3 पंक्तियों से आपत्ति है, जहां पे हम लोग एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, वो भी निराकार में, जहां साकार की बात हो रही है। इस वजह से मुस्लिम जो समाज है और या हमारे उलेमा है, उन्होंने मना किया है कि आप इन पंक्तियों को न गाएं। बाकी राष्ट्रगीत के सम्मान में रत्ती भर भी ऐसा नहीं है कि हम लोग खड़े नहीं होते या हम उसको उस नजरिए से नहीं देखते हैं। देखिए, सम्मान करना एक जुदा चीज है और उसको कुछ पंक्तियों को गाना एक जुदा चीज है। आप गाइए, मैं सम्मान में खड़ा रहूंगा, जितनी देर आप गाएंगे खड़ा रहूंगा, लेकिन आप ये कहें कि मैं भी उन पंक्तियों को गाऊं, तो फिर आपकी मेरी आस्था में फर्क क्या रह गया? हमारी धार्मिक, सबकी, जितने भी धर्म है, सबकी अपनी अपनी आस्था है, कुछ तो फर्क होता है। अगर वो फर्क ना रहे तो फिर तो सभी एक जैसे हो जाएं। ये बात आस्था की है। लेकिन आप ये नसीमुद्दीन साहब, ये अक़लियतों की नुमाइंदगी करने वाले पॉलिटिशियंस को ख़ास तौर पे समझना होगा, और बल्कि मैं तो कहता हूँ हर खासो आम को समझना होगा कि आप बायकॉट करके या भाड़ में जाए कांग्रेस पार्टी, तो क्या हम अपने मज़हब के ख़िलाफ़ चले जाएं? क्या हम दोज़ख की आग में जलें? ये कहने के बजाय आपको वहाँ खड़ा, गांधी जी ने कौन सा रास्ता चुना जब उस दक्षिण अफ्रीका की उस सर्द रात में एक अंग्रेज़ गोरे टीटी ने कहा मैं तेरा सामान फेंक दूंगा, काले कुली भाग यहाँ से। उन्होंने उसका दांत नहीं तोड़ा, उन्होंने बहस नहीं की, वो चुपचाप बैठे रहे और सोचते रहे कि इस अपमान का कारण क्या है, क्यों हमें घृणित शब्दों से अहिंसा, शक्ति, प्रेम, इन्हीं से हम जवाब दे सकते हैं। वो आपके दोनों नेता जो हैं अक़लियतों की नुमाइंदगी करते हैं, जो वो बायकॉट करके चले गए, मजबूत हो गया। बात ये परसेप्शन बन गया कि आप तो राष्ट्र के विरुद्ध हैं, राष्ट्र के खिलाफ हैं। जी सर, ये जो एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, उसने कहा है 2 लोग किसी समाज की, किसी धर्म की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। वो पार्षद हैं, हमारे वोट से जीत के आए, हमें उम्मीद थी कि वो विकास करेंगे, लेकिन अगर इस तरह के मुद्दे में जोड़ते हैं वो उनको व्यक्तिगत या उनकी आस्था की बात है, तो उसको 25 करोड़ या 30 करोड़ मुसलमानों की आस्था से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आप नहीं सर मेरा यही सवाल था, मैं लौटता हूं आपकी तरफ, मैं लौटता, लेकिन मेरा यही सवाल था, अगर मध्य प्रदेश के जो भी लीडिंग इस्लाम के जानकार हैं, काजी हैं, वो अगर ये कहते इसके बाद कि नहीं उन्होंने गलती की है, 2 शब्द 2 वाक्य इसके गाए जा सकते हैं या गाए नहीं भी जा सकते हैं, उससे भी परहेज है, तो दिल पर हाथ रखकर पूरी इज्जत से आप खड़े रहिए आंख बंद करके और ये शो करते रहिए। ये आपकी कम्युनिटी की तरफ से रिएक्शन आना चाहिए, धार्मिक विद्वानों का, नहीं तो ये गलतफहमी बन जाती है कि चुप्पी है। चुप्पी का मतलब है कि ये राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहते। मैं लौटूंगा जी, बाबर साहब, आपका क्विक रिएक्शन, बीच में बात रह गई थी आपकी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हमको राष्ट्र के प्रति कितनी सद्भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में मातरे वतन बोलते हैं, तो क्या ये भारत माता का सम्मान नहीं है? मगर ये इनको ना मानते हुए ये अपने आप को भारत माता का जयकारा बोलने में अपमान मानते हैं। इसलिए हमको
राष्ट्र के प्रति हर बार हर समय सम्मान करना चाहिए। हम इस राष्ट्र के अंग हैं, हम इस देश के मूल निवासी हम सब, इसलिए हम भारत माता की जयकारा बोलना चाहिए। ये हम भारत माता की वंदना करते हैं, उसमें कोई धर्म आड़ा नहीं आना चाहिए। जी, बात सही है आपकी, आड़े नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें ज़बरदस्ती राष्ट्रवाद भी किसी के भीतर पैदा नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत ज़रूरी बात है। जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी, आज मैं हम जितने लोग इस डिबेट में हैं, अगर हमसे ऑप्शन मांगा जाए कि आप कारगिल की चोटी पर जाइए और लड़िए और जान भी जा सकती है, तो हम में से कितने लोग विकल्प देंगे जाने का? और क्या उसके आधार पर आप ये तय कर लेंगे कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है? ये बड़े सवाल है। सिर्फ नारों के माध्यम से देश को आगे ले जाना चाहती है। नहीं, देखिए ये भी जल्दबाजी है। देखिए हुजूर नसीमुद्दीन खान साहब, 40 करोड़ मुसलमान हैं, वो रचनात्मक रूप से देश को मजबूत कर रहे हैं। नहीं साहब, पूरा मुल्क उनके साथ है, पूरा मुल्क उनके साथ है। आप बताइए ना कि संविधान से ऊपर क्या कोई फैसला हुआ है? आज हमारी क्रिकेट टीम देख लीजिए, हमारे पेस बॉलर देख लीजिए, हमारी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस देश के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप मतलब कोई शक नहीं है इस बात में। आप देखिए, पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर स्थिति में है भारत में मुसलमान, और खुद ये पाकिस्तान का मुसलमान कहता है। जी, एक तुच्छे राष्ट्र की आप तुलना भारत से कर रहे हैं। नहीं सर, माफ कीजिएगा, कुछ ओछे लोग ये तुलना कई बार पैदा कर देते हैं। आपने बहुत अच्छा शब्द किया, अब मैं सलाम करता हूं आपको कि एक ओछे राष्ट्र से तुलना नहीं करना। सुनिए शरद भाई सुनिए, भारतीय मुसलमानों को चले आते, भारतीय मुसलमानों को हमेशा पाकिस्तान के नाम से हमेशा धोखा खाया, हमेशा हमको शर्मिंदगी उठाना पड़ी पाकिस्तान के नाम का उपयोग। बीजेपी सत्ता में आई और उसी जी चलिए, वक्त कम है, अब एक राउंड और जल्दी से नारेबाजी में लगे हुए, रचनात्मक काम नहीं कर रहे। नसीम साहब, मैं आपके साथ बैठूंगा, आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, आपकी सोच काफ़ी रोशनी से भरी हुई है। तो आपके साथ एक अलग तरह की बातचीत भी अक़लियतों की पोजीशनिंग को लेकर और उनकी स्थिति को लेकर होगी। डॉक्टर अग्रवाल, एक क्विक रिएक्शन, और आखिर होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? शिक्षक रहा हूं सर। जी, शुक्रिया साहब। क्या होना चाहिए? डॉक्टर विजय अग्रवाल, हमारे सामने मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है जो कहता है कि किसी पर बाध्यकारी नहीं है, आप उससे नहीं कह सकते कि आप ऐसा करिए। हम भी सम्मान करें, सामने वाला भी सम्मान करे, बहिष्कार हल नहीं है। आप बात करिए, डिबेट करिए, डायलॉग और संवाद लोकतंत्र का सबसे मजबूत जो कहना चाहिए कि टूल है वो है। जी डॉक्टर अग्रवाल, संक्षेप में। जी सर, विजय अग्रवाल आपकी एक बात का समर्थन। जी बोलिए डॉक्टर साहब। देखिए, अभी जो एक बहुत अभी जो डिबेट के अंदर जो एक बात आई सम्मान करने की, तो जब सम्मान करने की स्थिति बनती है तो सीधी सी बात है कि जो बायकॉट जैसी स्थितियां आती हैं या बाहर निकल करके जो बयानबाजी होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है, वहीं पर वो समाप्त हो जाती है। तो खासकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा शरद जी, कि कुछ विषय ऐसे होने ही चाहिए जो राजनीति से परे हों, वो मतलब सर्वसम्मति जैसे हों। और ऐसा लगता है कि खासकर जैसे राष्ट्रगीत या प्रतीक, राष्ट्र के जो प्रतीक होते हैं वो ये सब इससे ऊपर की बातें होती हैं, वो नागरिकता से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, हम फंडामेंटल राइट्स के आधार पर बहुत सी चीज़ें डिमांड कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि खासकर जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुद्दा है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बहस की मांग करता है, उसको डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर हम सही मायने में एक नागरिक के रूप में सोचे, समुदाय के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में सोचे, तो फिर जो हमारी सोच होगी और जो हमारे व्यवहार होंगे वो शायद बिल्कुल अलग स्तर के होंगे, और वो फिर इस तरीके के विवादों से परे भी होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी सौरभ जी, एक क्विक रिएक्शन आपका। बहुत साफ समय है ये कि हमें क्लैरिटी के साथ सामने आना होगा, क्योंकि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, शाहबानों पर जो हुआ, और उसके बाद भी कई उदाहरण हैं, पार्टियां बदलती हैं, अलग चीजें होती हैं, लेकिन अब क्लैरिटी के साथ चलें राष्ट्रवाद के मुद्दे पर खास तौर पर। जी देखिए शरद जी, ये जो बहस है मैं समझ रहा हूँ ये सम्मान
और इबादत के बीच में फंसी हुई बहस है, जहां हमारा संविधान और हमारी भावनाएं इस बात को कहती है कि हमको राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना है, जो कि सम्मान हर हिंदुस्तानी कर्तव्य है। जैसे मैंने वो हमारी जो पार्षद है उनका बयान सुना कि जब राष्ट्रगीत होता है मैं उसके सम्मान में खड़ी होती, ये हो गई सम्मान की बात, संविधान की बात और हमारे राष्ट्रवाद की बात। दूसरा जो वो अपने कुरान शरीफ की बात कर रही, जो इबादत की बात कर रही, उसको मैं नहीं समझ सकता, मैं सनातनी हूँ, लेकिन उनका धर्म, हमारे जो यहाँ पर धर्मगुरु जो इस्लाम धर्म के नॉलेज वाले हमारे साथी बैठे वो बता सकते, उनके धर्म में अगर ये लिखा है तो वो उस दूसरे पार्ट पे धर्म की बात कर रही है। और हमारा संविधान हमको राइट टू रिलीजियस देता है, राइट टू स्पीच देता है, हमको अभिव्यक्ति की आजादी देता है। वो उनने, जहां तक मैं देखा हूं, उस घटनाक्रम को मैंने और नजदीक से नहीं देखा, मैं उनकी जो वक्तव्य सुन रहा हूं कि जब भी राष्ट्रगीत होता है मैं उसके सम्मान में खड़ी होती हूं, मैं राष्ट्रगीत का सम्मान करती हूं, लेकिन मेरी कुरान शरीफ बोलती है कि मेरे को इबादत अल्लाह की करनी है। अगर उस महिला ने, उनने अगर इस बात को कहा होता कि मैं राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करती, तो मैं समझता कि इस बहस को आगे तक ले जाना चाहिए। इस बहस को मैं समझता हूं ज्यादा दूर तक नहीं चलाना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसी बहसों को दूर तक चलाया जाए, ताकि जो मूल मुद्दे हैं, जो मूल आवश्यकता, हमारी बात हुई थी सौरभ जी उनसे, उसमें ये जो मुद्दे हैं वो गूंजते रहे, और जो वर्तमान की जरूरत है वो मुद्दों पर एक विराम लग जाए। रुबीना जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया। हमने जब उनसे कहा तो उन्होंने कहा मैं जाहिर करा, उन्होंने बोला कि मैं सम्मान करती हूँ, मैं जज्बाती हूँ, रॉ में बह जाती हूँ, बस वही गलती एक बड़ी हो गई कि आप चले गए, जाना नहीं था। जी कल सिंह भाबर साहब, कंक्लूडिंग आपका रिएक्शन है जी, प्रतिक्रिया छोटी सी जी। और एक चीज शरद जी, ना संविधान और ना धर्म, मैं आऊंगा सौरभ जी, वक्त रहा तो आऊंगा। नहीं आना चाहिए राष्ट्र के आड़े, न संविधान ना धर्म आना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान बनाया है, और संविधान के अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ राष्ट्रगीत गाना कहाँ हमारे धर्म के आड़े आ रहा है। हम तो राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, हम तो राष्ट्र को प्रणाम कर रहे हैं, भारत माता को प्रणाम कर रहे हैं। और भारत माता क्या है? एक बहस शरद जी उस पे भी चलिए कि इनके जो संस्कारी पार्षद थे, 60-70 पार्षद, उस महिला को वहां घेर के ये तय कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में रहेंगी कि पाकिस्तान में रहेंगी। नहीं, वहां जब उस राष्ट्रगीत, सुन लीजिए सौरभ जी, सुन लीजिए, राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको वहां कहने का अधिकार है। मैं खड़े होके सम्मान करती हूँ। नहीं, उन्होंने मना क्यों करा? राष्ट्रगीत गाने में उन्होंने बोला कि मैं सम्मान नहीं करती हूँ, उनको राष्ट्रगीत गाने में। चलिए अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन देखिए जो बड़ी अच्छी बात सौरभ जी आपने भी कही कि दरअसल ये सम्मान और धर्म के बीच कहीं उलझा हुआ पेंच है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सम्मान करने का मतलब ये भी है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर कहीं से अजान की आवाज़ आती है तो उन्होंने भी अपने भाषण रोके हैं, ये सब रिकॉर्ड में है। ये सम्मान है कि अजान की आवाज़ आई तो आपने रुक गए थोड़ी देर, और ये परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, ये इस देश की परंपरा है, ये हमारे खून में है। लेकिन इसका दुरुपयोग या इसका गलत अर्थ भी नहीं लगाया जाना चाहिए। हमारे आदर्श कौन हैं? हमारे आदर्श कौन हैं? APJ अब्दुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमारे आदर्श कौन हैं? अगर आप जिन्ना को देखते हैं तो जो व्यक्ति ना नमाज पढ़ता था, जिसका जो नास्तिक माना जाता था, उसने पाकिस्तान बनाने में अहम रोल प्ले किया। तो आप कई बार खुद भ्रमित हो जाते हैं, सभी भ्रमित हो जाते हैं कई बार, कि आप जिन पर मान रहे हैं कि ये सही रास्ता दिखाएंगे, वो तो उस रास्ते के चलने वाले ही नहीं है, जिस रास्ते की बात सोचकर आप उनके पीछे झंडा लेकर चल रहे हैं। ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, बहुत सावधान रहना है इससे। देखिए दुनिया जिस रास्ते पर है, उस रास्ते पर भारत की छवि सबसे अलग है। भले ही हमारे खिलाफ कितना दुष्प्रचार किया जाए, लेकिन हम अलग हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये अलग एलिमेंट न रहे, हम लड़ें। ये बाहर वाले भी चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा वही चाहते हैं। और फिर दुनिया का कोई चौधरी मुल्क ये कहे कि इनके यहाँ चैनो अमन नहीं है साहब, ये अच्छे से नहीं रहते ये लोग, ये देखिए इनकी इमदाद, इनकी सहायता रोकिए। हमें सावधान रहना होगा, जो इस मुल्क के भीतर भी हैं जो प्यार नहीं करते इस मुल्क से, और जो बाहर भी हैं जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होने से रोकना चाहते हैं। सावधान रहिए। बहुत धन्यवाद, आप सब ने बड़े अच्छे से शिरकत की डिबेट में, बहुत शुक्रिया। आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा साहब, फिर बात होगी आपसे।
आगे नमस्कार।